टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमटी लर्निंग्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की। चाइना भी एक पावर सेंटर है और चाइना पावर सेंटर क्यों है, क्यों चाइना को पावर सेंटर माना जा रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। आइए समझते हैं चाइना को। तो माय डियर स्टूडेंट, चाइना को समझने से पहले उसके मैप पर एक बार नज़र डाली जाए और मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा देश है। और देखिए चाइना की जो है लेफ्ट साइड में इंडिया भी है, ऊपर रशिया है, मंगोलिया है। अगर दक्षिण की ओर देखें तो साउथ जो है एशिया और आसियान भी कंट्रीज भी आती हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की तरफ भी चाइना का बॉर्डर लगता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि चाइना कितना बड़ा देश है और कौन कौन सी कंट्रीज जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और लगभग सभी देशों के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो ये भी हमको समझना है कि चाइना कितनी बड़ी देश, कितना बड़ा ताकतवर देश बन रहा है और सभी देशों के साथ उसके विवाद भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस मैप को जरूर देखिए, जरूर समझिएगा। आगे बात करते हैं द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है कि चाइना बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। और हम ये कह रहे हैं कि चाइना एक पावर सेंटर है, तो इसका मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है, इसलिए चाइना को पावर सेंटर कहा जा रहा है। वो इकोनॉमी की शुरुआत होती कैसे है, आइए उसको समझते हैं। चाइनीज इकोनॉमी सक्सेस सिंस 1978। तो इसकी जो सफलता की शुरुआत है वो 1978 में शुरू होती है। चाइना हैज़ बीन अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स। और लगातार रिफॉर्म्स किए चाइना ने। 1978 में इसकी शुरुआत हुई है और इतना तेजी से शुरुआत हुई है कि ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में लगभग 40 साल में 2040 तक जो है चाइना अमेरिका तक पहुंच जाएगा, या कहें कि अमेरिका को भी पार कर जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और अमेरिका के लिए ये एक चिंता की भी बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स। और इसकी अर्थव्यवस्था के सफल होने के कई और फैक्टर भी हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या बड़ी है। लैंड मास, हमने मैप में देखा कि कितना बड़ा भू क्षेत्र है उसका, बहुत बड़ी जमीन है चाइना के पास। रिसोर्सेज, बड़ी जमीन है तो रिसोर्सेज भी होंगे। रीजनल लोकेशंस, क्षेत्रीय जो है कई बड़े बड़े लोकेशंस हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक जो पावर है सीपीसी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पर, और एक ही पार्टी का शासन है और वही पार्टी राज कर रही है, तो पार्टी का अपना दबदबा है। एड टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वे। और लगातार जो है ये सारे के सारे कारण चाइना की ताकत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको यही समझना है। ये आपके सामने एक चित्र आया है, फोटो को मैं देखिए, ये है माओ से तुंग। माओ से तुंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन किया। देखिए चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ है और वहाँ पर जो उससे पहले पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी केएमटी, कुओमिंतांग पार्टी को, केएमटी को पार्टी को हटा करके इन्होंने वहाँ पर क्रांति करी है। और इसका एक लंबा इतिहास है, इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझेंगे कि 1949 में इन्होंने क्रांति करी है और उसके बाद से एक तरीके से कहें कि माओ का दौर शुरू हो गया, माओ का चाइना, यानी कि माओ से तुंग के द्वारा निर्मित एक चाइना। आइए उसको समझते हैं। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। तो माओ के नेतृत्व में जो है पूरी की पूरी क्रांति हुई है। इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के ही माओ से चल रहे थे। सोवियत यूनियन भी कम्युनिस्ट विचारधारा का था, आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो सोवियत यूनियन जो है वो भी एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल था। माओ से तुंग जो है वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन उनकी विचार जो है वो सोवियत से थोड़े से अलग थे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पर थोड़े से अलग थे, लेकिन बुनियादी रूप में जो है कम्युनिस्ट की विचारधारा एक जैसी ही थी। जिस प्रकार से सोवियत यूनियन के अंदर जो है पूरे के पूरा जो एक पार्टी का कंट्रोल था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसी प्रकार से चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल रहा है। द मॉडल वाज टू क्रिएट अ स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री। और सोवियत संघ की तरह ही जो है बड़े बड़े उद्योग सरकार ने लगा दिए। कैपिटल अक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और खेतीबाड़ी को जो है पूरे तरीके से सरकार ने अपने अंडर में रखा। एज इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन समस्या ये आने लगी कि चाइना जो है पूरे तरीके से बंध गया था। बंध मतलब ये हो गया कि चाइना ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं किया, अपने आप को अलग कर लिया। और पार्टी जो है वो चाइना को निर्मित करने में लगी रही। पार्टी ने हर संभव प्रयास किया, लोगों को खाना दिया, शिक्षा दी, हर प्रकार की चीज़ें दी। लेकिन समस्या ये उभर के सामने आ गई कि चाइना के साथ जो है
क्या होना शुरू हो गया, चाइना के साथ धीरे धीरे जो है उसकी उसकी जो ज़रूरतें थी, जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, वो चाइना को मिल नहीं पा रही थी और इसलिए धीरे धीरे चाइना जो है पिछड़ता जा रहा था, बैकवर्ड होता जा रहा था बजाय तरक्की करने के। इन दो मैप के जरिए समझिए कि चाइना ने किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ किया 1978 के बाद। दो मैप ग्राफ को समझिए और देखिए किस प्रकार से 2000 के बाद चाइना जो है अमेरिका से आगे निकल गया है। और यहाँ दूसरे मैप में भी समझने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे चाइना कितना पीछे था 1978 में, और 1978 के रिफॉर्म्स इस तरीके से हुए कि 2000 के बाद जो है चाइना अचानक से आगे निकल गया है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ गया है। तो आखिर 1970 में क्राइसिस किस बात का आया उसको समझते हैं। देखिए चाइना भी एक शानदार मॉडल था जैसे कि सोवियत यूनियन था, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सोवियत यूनियन के अंदर क्या हुआ कि जनता के एस्पिरेशन को वो पूरा नहीं कर पाए और धीरे धीरे वहां पर आंदोलन शुरू हो गया। लगभग चाइना में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है, दिस मॉडल अलाउ चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इकोनॉमी। तो चाइना ने भी अपने यहाँ उद्योगों को स्थापित किया, लोगों को रोजगार दिया, सोशल वेलफेयर दिया, अपने नागरिकों को पूरी सुख सुविधाएं दी, शिक्षा दिया, भोजन दिया, स्वास्थ्य दिया, हर एक चीज चाइना ने दी है। चाइना की जीडीपी भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि जीडीपी खराब है। चाइना का जीडीपी जो है 5 से 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल फिर वही निकल के आ जाता है कि चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और चाइना जो जीडीपी प्रोवाइड करा रहा था वो उस जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। सवाल यहीं से निकल के आता है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आप एक एक करके पॉइंट्स को रीड करिएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर उतना जनरेट नहीं कर पा रहा था जितनी जरूरत थी। वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ अ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द यूएसएसआर। और हमने ये डिस्कशन किया है कि यूएसएसआर में किस प्रकार से जो है क्राइसिस आया था, जैसा ही क्राइसिस चाइना में भी उभर के सामने आया। लेकिन चाइना ने यूएसएसआर की तरह गलतियां नहीं करी, चाइना ने उस समस्या को पहले ही भांप लिया। चाइना ने जो है पहले ही रियलाइज कर लिया कि जो वेलफेयर वो प्रोवाइड करा रहा है वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है और जनता के भीतर एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन है, एक कुंठा है जो जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर सकती है। चाइना ने ये समझ लिया था और इसीलिए 1978 में चाइना रिफॉर्म्स की तरफ तेजी से बढ़ गया। तो आखिर वो रिफॉर्म्स क्या थे, आइए एक एक करके उस रिफॉर्म्स को समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से एक एक करके रिफॉर्म्स को देखिएगा। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970। 1970 के बाद से ही जो है चाइना की जो नेता थे उन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिलेशन विद अमेरिका। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि सबसे ताकतवर देश के साथ आप रिलेशन स्टैब्लिश करिए। आपको अगर ताकतवर बनना है तो पहले ताकतवर के साथ खड़े हो जाइए और 1972 में जो है चाइना ने अमेरिका के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करे। प्रीमियर ज़ो एनलाई प्रपोज द फॉर मॉडर्नाइजेशन। और वहाँ पर जो प्रीमियर थे ज़ो एनलाई, उन्होंने 4 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। 4 सेक्टर में जो है चेंज की बात करी, जिसमें एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। इन 4 क्षेत्रों में जो है तेजी से बदलाव करना था। 1973 में जो है पूरी योजना तैयार हो गई। 1970 तक आते आते 1978 तक आते आते उस समय के जो लीडर थे डेंग जियांग। देखिए 1977 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु हो जाती है और अगले राष्ट्रपति बनते हैं डेंग जियांग। डेंग जियांग ने जो है ओपन डोर पॉलिसी का स्वागत किया, ओपन डोर पॉलिसी को लॉन्च किया। उनका ये मानना था कि चाइना जो है जब तक विदेशी पूंजी को अपने यहाँ लेकर के नहीं आएगा, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, चाइना के पास टेक्नोलॉजी आएगी नहीं और चाइना आगे बढ़ नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स किए, ओपन डोर पॉलिसी। इंडिया में भी ओपन डोर पॉलिसी 1991 में फॉलो किया गया, चाइना के बहुत बाद में। ठीक है, और उसको इंडिया में क्या बोला जाता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंडिया में कहा जाता है। चाइना में क्या बोला गया, ओपन डोर पॉलिसी। चाइना फॉलो इट्स ऑन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। और चाइना ने अपने तरीके से एक मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करी। चाइना ने वो नहीं किया जो यूएसएसआर ने किया था। यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर जब कोलैप्स होने वाला था तो उसने तेजी से रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। रिफॉर्म्स कभी तेजी से नहीं होते हैं, रिफॉर्म धीरे धीरे होते हैं। और चाइना ने बहुत ही धीरे धीरे करके स्लोली जो है चाइना ने रिफॉर्म्स किए और धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। 1982 तक आते आते एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया
और 1998 तक आते आते इंडस्ट्रीज में भी प्राइवेटाइजेशन वो बहुत तेजी से लेकर के आ गया। तो इस प्रकार से चाइना ने जो है बहुत ही स्मूथली तरीके से ट्रांजिशन किया और अपने आप को एक ताकतवर देश बनने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन द एसईजेड, और जितने भी जो कानूनी दाव पेच होते हैं ट्रेड्स के अंदर, उन सभी चीज़ों को हटा दिया और एसईजेड का निर्माण किया। ये एसईजेड क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, एसईजेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर कानून जो है सीधे तौर पर लागू नहीं होंगे। आप जिस प्रकार से व्यापार करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप करिए, स्टेट आपको रोकेगा नहीं, सरकार आपको रोकेगी नहीं। इन चाइना द स्टेट प्ले एंड कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाइना ने कोई पार्टी या स्टेट का रोल को कम नहीं किया है। पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना एज अ कंट्री एज अ स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। और चाइना ही खुद मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है और उसी मार्केट इकोनॉमी का एक प्लेयर भी है चाइना। तो आप समझिए, यानी कि चाइना जो है वो इसका मतलब प्राइवेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट भी उस प्राइवेट इकोनॉमी के साथ भागीदारी होगा और अपना पैसा उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ लगाएगा और साथ साथ में ग्रो करेंगे। ये चाइना का मॉडल था। यानी कि आप ये समझिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें चाइना की सरकार का भी उतना ही पैसा लगा हुआ है और वो मुनाफा कमा रही है। ये आपके सामने जो ग्राफ दे रखे हैं हमने, आप इसको जूम करके ध्यान से देखिएगा और एक एक ग्राफ को समझिए कि किस प्रकार से चाइना अलग अलग सेक्टर में कितना तेजी से ग्रो करता चला गया। आगे बात करते हैं चाइना एज अ इकोनॉमिक पावर। अब चाइना एक इकोनॉमिक पावर किस रूप में उभर के सामने आया? नई आर्थिक नीतियों ने चाइना को एक प्रकार से ब्रेक थ्रू दे दिया, यानी कि बहुत तेजी से जो है चाइना आगे बढ़ गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर में, जिस कारण से प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था, आप समझ सकते हैं जब एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर जो है लाभ कमाने के लिए जो खेती बाड़ी होगी वो ज़्यादा होगी, तो लाभ कमाने के लिए खेती हुई और उसने जो है उद्योगों को भी आगे बढ़ा दिया। द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग द बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्टर रेट। तो आर्थिक और जो है आपका खेतीबाड़ी के रूप में, कृषि के रूप में, ये दोनों ही स्तर पर चाइना ने जो है बहुत ही तेजी से तरक्की करी। चाइना का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और चाइना में बड़ी मात्रा में एफडीआई पहुंच गया और लगभग इंडिया से पहले ही वहां पर एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। तो एफडीआई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइना बन चुका था, क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज भी थे, लेबर भी थी और जगह भी थी, चाइना ने जगह प्रोवाइड कराई थी वहां पर। इट हैज अ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। अब चाइना के पास क्या हुआ कि धीरे 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 करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो गया क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया। अब चाइना की इकोनॉमी इतनी पावरफुल बन गई कि चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। वो इतना ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। और चाइना ने जो है अलग अलग देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है चाइना का, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चाइना का इन्वेस्टमेंट है और दुनिया के अलग अलग देशों में चाइना लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा है। एक और बात समझने वाली यह है कि चाइना दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जो कि सबसे ज्यादा कर्जा दे रहा है छोटे देशों को। तो ये एक चिंता की बात भी है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब चाइना के कर्जे में दबते चले जा रहे हैं। तो ये चिंता की बात है हमारी सुरक्षा को लेकर के। आगे बात करते हैं चैलेंजेस किस प्रकार के हैं चाइना के सामने। देखिए चाइना के सामने चैलेंजेस सबसे बड़े ये हैं कि चाइना ने बहुत आर्थिक सुधार किए हैं, लेकिन उसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि उस जनसंख्या के आगे वो आर्थिक सुधार भी छोटे हो रहे हैं और चाइना में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, जिस कारण से वहां पर जो मजदूरी दर है, जो लेबर रेट है, वो बहुत कम हो चुका है। तो ये चाइना के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चाइना का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। महिलाओं की बेरोजगारी की बदतर हालत है, वहां पर महिलाओं को कोई रोजगार नहीं है। भारतीय समाज की तरह वहां का भी समाज जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लगभग दुनिया के सभी देशों की तरह ही वहां पर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी ही है, जो कि महिलाओं के साथ एक शोषण वहां भी होता ही है। एनवायरनमेंट की बात करें तो जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन भी कर रहा है, अमेरिका के बाद चाइना और का ही नंबर आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है और चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए आप चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाइए या फीमेल होने के नाते आप सफ़र करिए या फिर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाए, किसी भी सूरत में कोई आंदोलन वहाँ पर हो नहीं सकता है।
1989 में चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। चाइना ने जो है उस छात्र आंदोलन को दबा दिया था और उसके बाद जो है कोई बड़ा आंदोलन हुआ ही नहीं। तो जब आंदोलन नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, तो फिर जो सही तरीके से रिफॉर्म्स भी नहीं होंगे ना। आप अपने तरीके से रिफॉर्म्स कर रहे हैं पर जनता तक तो पहुंच नहीं रहा है ना वो। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. The integration of Chinese economy and the interdependency that this has created enable China to have a considerable influence with its trade partners. तो चाइना जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, एक इसकी इकॉनमी इंटरनेशनल लेवल पर जो है जुड़ती चली जा रही है, तो इसके पार्टनर्स को भी इसका लाभ हो रहा है। ठीक है, इसलिए जापान, अमेरिका, आसियान, रशिया के साथ इसके कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वो आर्थिक तेजी से तरक्की करने के साथ साथ जो है उन मुद्दों को भी उम्मीद है कि सुलझा लेगा। लेकिन चाइना की आर्थिक तरक्की ही उन मुद्दों को बढ़ावा भी दे रही है, ये भी समस्या निकल करके आ रही है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि चाइना जो है उस रूप में पावरफुल बन जाए जिस रूप में अमेरिका है। देखिए, अमेरिका एक पावरफुल होने का कारण भी यह है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को वो बढ़ावा देता है। चाइना में ये चीज़ नहीं है, और चाइना के ताकतवर होने का मतलब है फिर लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और दुनिया के सामने एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि कम्युनिस्ट रिजिम जो है, जो तानाशाही है, वो ज़्यादा बेहतर है लोकतंत्र से, तो उसी की दिशा में बढ़ा जाए। तो आने वाले वक्त में चाइना जो है सभी देशों के लिए एक थ्रेट के रूप में काम कर रहा है, एक भय के रूप में काम कर रहा है। और आगे बात करें तो आसियान जो इकोनॉमी है उसके साथ भी उसके बड़े विवाद रहे हैं, इसके अलावा जो है इंडिया के साथ उसके विवाद रहे हैं, लेकिन चाइना जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आ भी रहा है। ये कुछ डाटा है जो इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि चाइना ना सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर है बल्कि एक मिलिट्री पावर भी है। तो यूएसए, चाइना, यूके, रशिया और इंडिया, 5वें नंबर पे इंडिया आता है और दूसरे नंबर पे चाइना है मिलिट्री के मामले में। तो आइए जरा एक नज़र मिलिट्री के ऊपर भी डाल लें कि आखिर मिलिट्री की दिशा में चाइना कैसे है। चाइना की जो आर्मी का नाम है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, और उसके पास जो है 5 प्रकार की उसके पास सेना है। ग्राउंड फोर्स है, नेवी है, एयर फोर्स है, रॉकेट फोर्स है और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। ये 5 प्रकार की सेना है जो कि उसके देश की सुरक्षा करती हैं, और दुनिया में सबसे लंबी या कहीं बड़ी आर्मी है। बड़ी मतलब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 24-25 लाख तक की जो है चाइना के पास आर्मी है, और रिजर्व आर्मी की संख्या मिला दे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पीएलए जो है दुनिया में सबसे तेज़ी से मॉडर्नाइज होने वाली सेना है, यानी कि बहुत तेजी से वो मॉडर्नाइज हुई है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, कई सारे वेपन्स को चाइना ने खुद बनाना शुरू किया है, बाहर से इंपोर्ट भी किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं चाइना को पावरफुल बना रही हैं। न्यूक्लियर वेपन चाइना के पास हैं, और जो है एक मिलिट्री कैपेबिलिटी के रूप में चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया है, और अमेरिका को भी वो चैलेंज करने की स्थिति में आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि चाइना की जो मिलिट्री है उसका कंट्रोल किसके पास है? उसका कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, सीपीसी के पास है। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आर्मी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती कभी भी। पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी नहीं होती कभी भी। आर्मी तो देश की होती है, स्टेट की होती है, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ही आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी की ही आर्मी का पूरा पूरा कंट्रोल है, यानी कि पार्टी का ही कंट्रोल है आर्मी के ऊपर। तो आर्मी जो है वो देश को डिफेंड नहीं करती है, आर्मी जो है पार्टी को डिफेंड करती है, पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करती है, वो पार्टी की रक्षा कर रही है। तो आर्मी का मतलब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षा करना है, और कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब चाइना हो गया है। तो इसलिए चाइना के अंदर लोकतंत्र हो जाए या कोई सेकंड ओपिनियन आ जाए या स्टेट या संविधान, ये कोई मायने रखता नहीं है। इसलिए वहाँ की आर्मी जो है वो अन्य आर्मियों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि उसके पीछे एक राजनीतिक विचारधारा, एक एजेंडा, एक कम्युनिस्ट आइडिया भी काम करता है। तो खैर, ये बात रही चाइना की। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को जो है बार बार देखिए और समझिए कि चाइना जो है किस तरीके से पावरफुल हो गया है। चाइना की इकोनॉमी को समझिए। 1949 से लेकर के 2020 तक चाइना एक बहुत ही बड़ी ताकतवर देश बन के सामने आया है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत उस तरीके से जो है पावरफुल अभी तक नहीं बना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी पिछड़ेपन का कारण है? नहीं, डेमोक्रेसी कारण नहीं है। डेमोक्रेसी एक वो मूल्य है, एक वो वैल्यू है जिसको हम पे करते हैं, जिसको हम पे करते हैं ताकि हमारी जो इंडिविजुअल राइट्स है वो इंश्योर रहें।
तो पावरफुल होने से ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जनता तक वो अधिकार पहुंचे। इंडिया में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट तो हम होगा ही, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन चाइना में वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पार्टी इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।